नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज और मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। खबरों की तरफ रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। बिहार चुनाव का आज सुपर फ्राइडे, मोदी और राहुल की ताबड़तोड़ रैलियां। मोदी के साथ नीतीश तो राहुल के साथ तेजस्वी यादव। दिल्ली एनसीआर की हवा में जहर का स्तर बढ़ा। हरियाणा पंजाब में पराली जलाने का असर। एनजीटी ने केंद्र समेत राज्य को लगाई फटकार। रूस से भारत पहुंची कोरोना वैक्सीन की पहली खेप। 100 भारतीय वॉलंटियर्स को लगाई जाएगी रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी। और पाक सेना और पुलिस के बीच गोलीबारी, हिंसक झड़प। सेना और पुलिस के कई अधिकारी और जवान हताहत। पाकिस्तान में हो सकता है तख्ता पलट। शुरुआत करेंगे खबरों की विस्तार में। बिहार चुनाव को लेकर रैलियों की शुरुआत हो चुकी है। एक तरफ जहां पीएम नरेंद्र मोदी रैलियों की शुरुआत कर चुके हैं, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी की भी एंट्री हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी कि शुक्रवार को रैलियां शुरू कर चुके हैं, जहां 3 रैलियों को वो संबोधित कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी कहलगांव में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण के दौरान दोनों नेताओं की पहली सभा जिले में ही हो रही है। पार्टी स्तर से तैयारी पूरी कर ली गई है। चुनावी सभा को लेकर सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई थी। बताया जा रहा है कि एक और जहां पीएम मोदी के मंच पर नीतीश कुमार मौजूद हैं। साथियों, सुविधा के साथ साथ बिहार के सभी वर्गों को अधिक से अधिक अवसर देने के लिए ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को मिलने वाले आरक्षण को अगले 10 साल तक के लिए बढ़ा दिया गया है। उसी प्रकार से सवर्ण समाज में जो अनामत से वंचित, आरक्षण से वंचित थे, उसमें जो गरीब है उनको 10% आरक्षण देने का निर्णय भी हमारी सरकार ने किया है। यही नहीं, सरकारी भर्ती प्रक्रिया में जो सुधार किए जा रहे हैं, उसका भी लाभ बिहार को मिलना तय है। इस क्षेत्र के भी बहुत से युवा एंट्रेंस एग्जाम के लिए बड़े शहरों का रुख करते हैं। बार बार होने वाली परीक्षाओं के कारण युवा साथियों का समय, ऊर्जा और धन तीनों बर्बाद होता था। अब देश में अधिकतर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की सुविधा मिलने से युवा साथियों की परेशानी कम होगी। एक ही एग्जाम से सरकार के अनेक नौकरी के दरवाजे खुलेंगे। साथियों, एक और बड़ा प्रयास किया जा रहा है मातृभाषा में शिक्षा को लेकर। अभी हमारे डॉक्टर जायसवाल जी जब मैं आया, बड़े विस्तार से इसका वर्णन कर रहे थे। और ये काम जब मैं कह रहा हूं, मैं कहता हूं मन बुद्धि कर्म से मैं स्वर्गीय आदरणीय कर्पूरी ठाकुर साहब को आदरपूर्वक श्रद्धांजलि भी देता हूं। आज वो जहां भी होंगे, हमारी इस कल्पना से वो हम पर आशीर्वाद बरताते होंगे। तो वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी के साथ तेजस्वी यादव भी है। इस लिहाज से देखा जाए तो आज बिहार में सबसे बड़ा सियासी दिन है। महागठबंधन से लेकर एनडीए तक ने बिहार चुनाव को जीतने के लिए वादों की झड़ियां लगा दी हैं। बिहार में कोई 10 लाख नौकरी का वादा कर रहा है, तो कोई कोरोना का मुफ्त टीकाकरण देने की बात कर रहा है। ऐसे में आरजेडी, कांग्रेस, एलजेपी, बीजेपी और जेडीयू सहित तमाम पार्टियों ने अपने अपने घोषणा पत्र जारी कर दिए हैं।
बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए से अलग होकर चुनावी मैदान में उतरी हुई है। तो वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी बिहार चुनाव में उतर चुके हैं, यानी कि प्रचार के लिए आगे आ रहे हैं। आज वो 2 रैलियों के लिए आगे आए हैं। कांग्रेस और राजद के सूत्रों के मुताबिक महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव हिस्सा में राहुल गांधी के साथ हैं। बिहार चुनाव को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष के चुनाव प्रचार के पहले दिन ही राहुल तेजस्वी की संयुक्त रैली से ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि विपक्षी दलों में पूरी तरह से एकजुटता है। वाम दलों के कुछ नेता भी इसमें जुड़ सकते हैं। राहुल और तेजस्वी के बीच ये दूसरा चुनाव प्रचार है जिसमें वो बिहार में विपक्ष की संयुक्त रूप से अगुवाई कर रहे हैं। पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान संयुक्त रैली के बावजूद आरजेडी कांग्रेस को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था। ऐसे में इस समय आरजेडी कांग्रेस और वाम दलों की तरफ से सभी प्रयास किए जा रहे हैं ताकि जेडीयू बीजेपी सत्ता विरोधी लहर का फायदा उठाया जा सके। वहीं बिहार में पीएम नरेंद्र मोदी 3 रैलियों को आज संबोधित कर रहे हैं। इस दौरान आतंकी संगठनों और नक्सलियों से उनकी सुरक्षा को खतरा देखते हुए पुलिस मुख्यालय से आईजी ने तीनों जिलों के डीएम और एसपी के अलावा अन्य वरीय अधिकारियों को अलर्ट किया है। पुलिस मुख्यालय ने आतंकी संगठनों और नक्सलियों से पीएम की सुरक्षा को खतरा बताते हुए कड़ी नजर रखने को कहा। उन्होंने पाकिस्तानी मूल के रसूल पति और शाहिद उर्फ बिलाल और उनके सहयोगियों द्वारा विस्फोटक वाहन पीएम के कारकेड में शामिल करने और आईडी के इस्तेमाल किए जाने की आशंका जताई है। ये भी कहा गया है कि केएलएफ के आतंकी कश्मीर सिंह के भी बिहार में होने की आशंका है, इसीलिए सतर्कता जरूरी है। कहा गया है कि आतंकी सुरक्षा बलों और पुलिस की वर्दी भी पहनकर ये लोग आ सकते हैं। नक्सलियों और उल्फा से भी पीएम की सुरक्षा को खतरा बताया जा रहा है। वहीं पूर्वी लद्दाख सीमा पर हुए चीन के साथ विवाद के बाद, यानी कि एलएसी पर जो विवाद हुआ था, उसके बाद भारत अपने डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने के लिए लगातार लगा हुआ है। उधर चीन सीमा पर फौज जुटाने में लगा है। इधर के वैज्ञानिक धड़ाधड़ मिसाइल और ताकतवर हथियारों के परीक्षण में लगे हैं। इसी कड़ी में भारत ने गुरुवार को राजस्थान के पोखरण में तीसरी पीढ़ी की टैंक रोधी गाइडेड मिसाइल नाग का सफलतापूर्वक अंतिम परीक्षण किया। इसे सामरिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में हथियार तैनात करने का रास्ता साफ करने के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। ये मिसाइल दिन और रात दोनों समय दुश्मन टैंकों से भिड़ने में सक्षम है। अंतिम परीक्षण के बाद मिसाइल उत्पादन के करीब पहुंच गई है। इससे पहले 9 अक्टूबर को भारत ने सुखोई 30 लड़ाकू विमान से एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 1 का सफल परीक्षण किया था। आंकड़ों के मुताबिक डीआरडीओ की ओर से पिछले करीब 3 महीनों के अंदर यह 8वां मिसाइल परीक्षण है। सीमा पर पाकिस्तान और चीन की हरकतों के मद्देनजर डीआरडीओ मेड इन इंडिया प्रोग्राम को बढ़ावा देते हुए तेजी के साथ सामरिक, परमाणु और पारंपरिक मिसाइलों को विकसित करने में जुटा है। वही बात कर लेते हैं अब बॉलीवुड की। जी हाँ, मुंबई के बांद्रा में बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली चंदेल को तलब किया गया है। उनको सोमवार और मंगलवार को लगातार थाने में बुलाया गया है। एक वकील की तरफ से दायर की गई शिकायत पर बांद्रा कोर्ट के मजिस्ट्रेट के आदेश पर यह मामला दर्ज किया गया था। राजद्रोह के इस मामले में अदालत ने पुलिस को तुरंत आगे की कार्रवाई और जांच करने का आदेश दिया। अब पुलिस ने कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली चंदेल को पूछताछ के लिए थाने में तलब किया है। दोनों बहनों को सोमवार और मंगलवार को बारी बारी से बुलाया है। बता दें कि बांद्रा कोर्ट ने कास्टिंग डायरेक्टर साहिल अशरफ सैयद की शिकायत के बाद हाल ही में कंगना और उनकी बहन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए थे। कोर्ट में दायर की गई याचिका में कहा गया था कि कंगना रनौत लगातार बॉलीवुड को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लेकर टीवी तक हर जगह वो बॉलीवुड के खिलाफ बोल रहे हैं। वो लगातार बॉलीवुड को नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म का अड्डा बता रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कोरोना को लेकर। कोरोना को दुनिया में लगभग 1 साल हो गया है।
लेकिन कोरोना वैक्सीन अभी तक सामने नहीं आई है और कारगर कोरोना वैक्सीन लोगों तक कब तक पहुंच पाएगी, इसका भी अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। वहीं भारत ने रूसी स्पुतनिक वी वैक्सीन का परीक्षण करने की अनुमति दे दी थी। अब कोरोना के खिलाफ रूसी स्पुतनिक वी वैक्सीन का परीक्षण भारत में 100 स्वयं सेवकों पर किया जाएगा। हालांकि परीक्षण की तारीख और समय कंपनी द्वारा निर्धारित की जाएगी। स्पुतनिक ने संगठन के हवाले से कहा कि टीका लगने के तीसरे चरण में पहुंचने से पहले 2 क्लिनिकल ट्रायल किए जाएंगे। वहीं पिछले हफ्ते DGCI के विशेषज्ञ समिति ने दूसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल के लिए डॉक्टर रेड्डी की प्रयोगशालाओं को अनुमति देने की सिफारिश की थी। सरकारी अधिकारी के अनुसार डॉक्टर रेड्डी लैब ने कहा है कि दूसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल के 100 स्वयं सेवकों को शामिल किया जा सकता है। वहीं तीसरे फेज के ट्रायल के लिए ये संख्या 1400 हो सकती है। फिर फार्मा कंपनी दूसरे चरण की सुरक्षा और इम्यूनोजेनेसिटी डेटा प्रस्तुत करेगी। इसका विश्लेषण विशेषज्ञों द्वारा किया जाएगा और वो तीसरे महत्वपूर्ण चरण के लिए आगे बढ़ सकते हैं। बात करेंगे अब दिल्ली की आबो हवा को लेकर। जी हाँ, दिल्ली की आबो हवा को लेकर अगर बात करें तो त्योहारी सीजन भी शुरू हो चुका है, लेकिन प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है और आने वाले त्योहारी सीजन में ये उम्मीद, यानी कि त्योहारी सीजन में प्रदूषण कम होने की उम्मीद भी खत्म होती नजर आ रही है। नवंबर में दिल्ली को दम घोटू हवा में सांस लेने को मजबूर होना पड़ सकता है। खासतौर से दिल्ली NCR के लिए ज्यादा चिंता की बात है, क्योंकि यहाँ हर साल सर्दियों में हवा दम घोटू हो जाती है। नवंबर में हवा की क्वालिटी बेहद खराब होने का रिस्क है। 2019 और 2018 में भी नवंबर का महीना दिल्ली NCR वालों के लिए मुसीबत लेकर आया था। इस साल अक्टूबर में जितनी पराली जलाई गई उतनी पिछले कुछ सालों में नहीं जली थी। एक्सपर्ट्स के अनुसार इसका असर जल्द ही देखने को मिलेगा। बुधवार को पराली जलाने से इस सीजन के पिछले सभी रिकॉर्ड टूट चुके हैं। दिल्ली NCR की हवा में PM 2.5 और PM 10 कणों की मात्रा बढ़ गई है। बात करेंगे कोरोना के आंकड़ों को लेकर। जी हाँ, लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, हालांकि रिकवरी रेट अच्छा होता जा रहा है। अगर अब तक के कोरोना के आंकड़ों को लेकर बात करें तो 77 लाख के पार भारत में ये आंकड़ा पहुंच चुका है। वहीं पिछले 24 घंटे में 54,044 नए कोरोना मामले दर्ज किए गए। 717 कोरोना संक्रमितों ने अपनी जान गंवाई। बीते दिन 61,775 लोग ठीक भी हुए हैं कोरोना से। इससे पहले 3 महीने बाद पहली बार देश में 50,000 से कम कोरोना केस दर्ज किए गए थे और मौत की संख्या में भी कमी देखी गई थी। लेकिन दिल्ली नगर निगम द्वारा संचालित अस्पतालों के डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ का आंदोलन 20वें दिन भी जारी है। ये सभी कर्मचारी 4 महीने से लंबित अपने वेतन की मांग कर रहे हैं। दिल्ली के 3 प्रमुख अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टरों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दिया। अब कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में दिल्ली के दूसरे अस्पतालों के डॉक्टर भी इस आंदोलन में शामिल हो सकते हैं, जो कोरोना काल में एक नई मुसीबत साबित हो सकती है। दिल्ली के नामी अस्पताल राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के साथ साथ अन्य कई अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टरों की समितियों ने चेतावनी भी दी है कि दिल्ली नगर निगम अपने द्वारा संचालित अस्पतालों के डॉक्टरों और अन्य मेडिकल कर्मचारियों के कई महीनों से बकाया वेतन का भुगतान नहीं करता तो फिर सभी रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर चले जाएंगे। देश भर में आज नवरात्र का 7वां दिन मनाया जा रहा है। वहीं बता दें, मां दुर्गा के 7वें रूप कालरात्रि का आज दिन है और इसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समस्त देशवासियों को बधाई भी दी है। बंगाल, बिहार समेत देश के कई हिस्सों में दुर्गा पूजा शुरू हो गई है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार शारदीय नवरात्र के समय में दुर्गा पूजा का उत्सव भी मनाया जाता है। शारदीय नवरात्र का आरंभ 17 अक्टूबर से हुआ था, जो कि 25 अक्टूबर को समाप्त होंगे। प्रत्येक वर्ष पड़ने वाले इन नवरात्र पर भी सभी भक्तों को अष्टमी, नवमी और दशहरा को लेकर उत्सुकता बनी रहती है। तो आइए जानते हैं कि किस दिन महाअष्टमी मनाई जाएगी। अब मौसम को लेकर बात कर लें तो अरब सागर में पिछले 4 दिन से दबाव का क्षेत्र अब कमजोर पड़ के समाप्त हो चुका है। बंगाल के खाड़ी की अगर बात की जाए तो वहां पर अभी भी दबाव का क्षेत्र बना हुआ है।
इस सिस्टम के और गहरा दबाव के क्षेत्र में तब्दील होकर आगे बढ़ने की संभावना है। इससे उत्तर पूर्व के इलाकों में भारी बारिश की आशंका है, विशेषकर त्रिपुरा में तबाही मच सकती है। हालांकि इसके प्रभाव से मध्य प्रदेश के मौसम में विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक वातावरण में नमी कम होने लगी है। इस वजह से मध्य प्रदेश में अब धीरे धीरे ठंड में इजाफा होगा। दिन के तापमान में भी गिरावट दर्ज होने लगेगी। बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवात से गहरा दबाव के क्षेत्र के शुक्रवार को पश्चिम बंगाल में सुंदरवन के तट पर टकराने की संभावना है। इस शक्तिशाली सिस्टम के असर से उत्तर पूर्व के इलाकों में कहीं कहीं भारी वर्षा शुरू हो जाएगी। विशेषकर त्रिपुरा में बाढ़ के हालात बन सकते हैं। राजीव सामंत गोयल नेपाल दौरे पर, जहां उन्होंने पीएम ओली से मुलाकात की। राजीव सामंत गोयल की प्रधानमंत्री ओली से हुई मुलाकात के बारे में बताया गया कि ओली अकेले थे, जबकि गोयल के साथ 2 अधिकारी थे। वहीं बातचीत का मूल कारण तो नहीं बताया गया, लेकिन सूत्रों के हवाले से पता चला कि सामंत गोयल नेपाल के अंदर बढ़ रहे पाकिस्तान और चीन की दखल अंदाजी पर रोक लगाना चाहते हैं। ओली गोयल की बैठक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक के ठीक बाद हुई, जो बुधवार रात लगभग 9:30 बजे समाप्त हुई थी। बता दें कि अगले महीने भारत के थल सेना प्रमुख जनरल नरवणे नेपाल का दौरा करेंगे। वहीं जनरल नरवणे से उम्मीद लगाई जा रही है कि नेपाल से बातचीत के बाद नेपाल से संबंध और अच्छे हो सके। वहीं नेपाल की शिकायत है कि भारत ने सीमा विवाद को सुलझाने के लिए विदेश सचिव स्तर की बातचीत का तंत्र बहाल करने की उसकी सालों पुरानी मांग को तवज्जो नहीं दिया। भारत का मानना है कि सीमा विवाद पर बातचीत के लिए नेपाल को अपने यहाँ वातावरण और सुधारना होगा। उधर चीन के साथ तनाव के बीच भारत अमेरिका के साथ एक अहम सैन्य समझौता करने जा रहा है। समझौते के तहत भारत को अमेरिका के सैटेलाइट डेटा तक पहुंच मिल जाएगी, जिससे मिसाइलें और ड्रोन और ज्यादा सटीकता से हमले कर सकेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो के भारत दौरे के दरमियान इस समझौते का ऐलान हो सकता है। दोनों पक्षों की ओर से अगले हफ्ते अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो और रक्षा मंत्री मार्क एस्पर के नई दिल्ली दौरे के दरमियान इस समझौते का ऐलान करने की उम्मीद की जा रही है। दोनों अमेरिकी नेता 2+2 वार्ता के लिए दिल्ली आ रहे हैं। विदेश मंत्रालय के मुताबिक भारत और अमेरिका के बीच 27 अक्टूबर को दिल्ली में होने वाली तीसरी 2+2 वार्ता में द्विपक्षीय मुद्दों के साथ साथ क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर व्यापक चर्चा होगी। ये वार्ता अमेरिका में 3 नवंबर को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से ठीक एक सप्ताह पहले हो रही है। ऐसी आशंकाएं हैं कि इस बैठक से कोई बड़ा परिणाम नहीं निकलेगा, क्योंकि ये अमेरिका में चुनाव में महज कुछ दिन पहले हो रही है। बात कर लेते हैं अब यूपी क्राइम को लेकर। बता दें, बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद को अब डर सताने लगा है। जी हां, अपने ऊपर चल रहे आपराधिक मामलों को लेकर अब उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई करने की मांग की है। बाहुबली को पेशी पर गुजरात से यूपी लाए जाने पर अपनी जान का खतरा लग रहा है। अतीक अहमद को डर है कि कहीं रास्ते में उसकी हत्या न कर दी जाए। तो मऊ जिले की सदर विधानसभा सीट से विधायक और बाहुबली मुख्तार अंसारी की पत्नी और 2 सालों पर शिकंजा और कसता जा रहा है। गाजीपुर जिले के विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट गौरव कुमार की अदालत ने शुक्रवार को मऊ के मुख्तार अंसारी की पत्नी और 2 सालों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया। कोतवाली पुलिस द्वारा दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मामले में तीनों फरार चल रहे थे। योगी सरकार ने प्रदेश के बड़े माफिया नेटवर्क को धाराशायी करने का बड़ा अभियान चलाया। अभियान में निशाने पर मुख्य रूप से माफिया डॉन मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, अनिल दुजाना और सुंदर भाटी हैं। यूपी में 40 माफिया सरगनाओं पर यूपी सरकार और पुलिस की टेढ़ी नजर है, जिसके चलते माफियाओं के करीब 300 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति और अवैध धंधे बंद कराए जा चुके हैं। माफिया डॉन को अभी जान का खतरा लग रहा है। वहीं मुजफ्फरनगर से एक अलग ही केस सामने आया है। बता दें, फैमिली कोर्ट ने आर्मी से रिटायर एक महिला को अपने पति को मासिक गुजारा भत्ता देने के आदेश दिए हैं। 10 साल से कोर्ट में लंबित पड़े मामले में पति के पक्ष में फैसला दिया है। बताया गया कि पति पत्नी शादी के कुछ ही साल बाद से साथ नहीं रहते थे। तलाक के बाद गुजारा भत्ता के लिए पतियों के खिलाफ केस लड़ते कई पत्नियों को आपने देखा होगा,
लेकिन उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर फैमिली कोर्ट में इसका ठीक उल्टा मामला सामने आया है कि लगभग 1 दशक तक मामला चलने के बाद कोर्ट ने उसकी दलीलों को मान लिया है और महिला को अपने पति को हर महीने 2,000 रुपए का गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया है। हालांकि किशोरी इस फैसले से संतुष्ट नहीं है। वो पत्नी की पेंशन से 1/3 हिस्से की मांग कर रहे थे। गौरतलब है कि दोनों का अभी तक तलाक नहीं हुआ है, लेकिन दोनों अब साथ नहीं रहते। इससे पहले दिल्ली की एक कोर्ट ने व्यापारी पत्नी को आदेश दिया था कि वो गरीबी से जूझ रहे अपने पति को हर महीने गुजारा भत्ता दे। कोर्ट ने महिला से अपनी 4 कारों में से एक कार पति को सौंपने का भी आदेश दिया था। बाद में निचली अदालत के इस फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट ने भी सही ठहराया था। तो फिलहाल आज की खास खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज। नमस्कार।